नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, अधिदर्शक, प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं आपके, इसमें हमने 3 जो आपका यूनिट वाइज सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसमें पहला था हमारा साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी और तीसरा था हमारा प्लांट किंगडम। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल किंगडम में हम देखेंगे कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोडेट्स एंड नॉन क्रोडेट्स। ये छोटा सा यूनिट है, तो इस पूरे यूनिट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनिमल किंगडम हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बाकी सारे टॉपिक्स के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। 20 वीडियोस आ चुके हैं इसके, और कई सारे हमने वहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए हैं। तो उनको ज़रूर फॉलो करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज, एनिमल किंगडम। तो देखिए, एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, और जंतुओं को एक निश्चित समूह में रखा जाता है उनके गुणों के आधार पर। तो ये होता है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किया था एरिस्टोटल ने। तो बात करें एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन की, तो इन्होंने जंतुओं का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था वो सबसे पहले किया था। सबसे पहले इन्होंने ये प्रयास किया था। ये एक ग्रीक दार्शनिक थे, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था, और इन्होंने इस जो जंतु है उनको 2 समूह में रखा था। इसमें से पहला था आपका एनेमा, ANAIMA एनाइमा, और दूसरा इनेमा, ENAIMA। तो ये 2 ग्रुप्स हैं, इसमें इन्होंने जंतु जगत को यानी कि एनिमल्स को डिवाइड किया था। बात करें अगर एनेमा की, तो इस समूह के जंतुओं में जो आपका लाल रक्त है यानी कि रेड ब्लड है वो नहीं रहता है इसमें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका स्पंज हो गया, निडेरिया, मोलस्का, ये जो जंतु है वो इनके अंदर लाल रक्त नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया आपका एनेमा। दूसरा आपका इनेमा, इसकी बात करें तो इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट रहता है यानी कि उपस्थित रहता है। इसमें केवल कशेरुकी जंतु को सम्मिलित किया गया यानी कि जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। और देखिए, यहाँ पर इनेमा को भी 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया है, 2 उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें आपका पहला है जरायूज। जरायूज हिंदी में है जरायूज, इंग्लिश में इसे कहते हैं विविपारा। पहला हो गया विविपारा, दूसरा है आपका ओवीपारा। ओवीपारा, ठीक है। ओवीपारा यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं अंडयूज। तो इन 2 सब कैटेगरी में इनेमा को यहाँ पर रखा गया है। देखिए, ये जो बनाया था सबसे पहला वर्गीकरण, ये बनाया था एरिस्टोटल ने। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल किंगडम या जंतु विज्ञान को सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो सबसे पहले दार्शनिक अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया था, अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। तो ये हो गया आपका। देखिए, विविपारा की बात करें तो विविपारा वे जीव होते हैं। देखिए, ये इनेमा का सब ग्रुप है विविपारा। तो विविपारा और ओविपारा। तो विविपारा की बात करें तो इसमें वो जंतु आते हैं जो बच्चे देने वाले होते हैं, यानी कि जो बच्चे देते हैं, जैसे स्तनधारी जंतु, फॉर एग्जांपल पशु हो गए, मनुष्य हो गया। तो ये सभी आपका विविपारा में आता है। जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था। दूसरा आपका ओविपारा की बात करें तो इसमें इसका अपोजिट है, जो अंडे देने वाले हैं, जैसे कि मछलियाँ, उभयचर, पक्षी, सरीसृप यानी कि सांप वगैरह। तो ये सारे जीव इसमें आते हैं। देखिए, इसके बाद बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल ने दिया था आपका, लेकिन इसके बाद आपके 17वीं शताब्दी में जॉन रे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्राणी जगत की परिभाषा दी थी। देखिए, इसके बाद 1735 में कैरोलस लीनियस आए थे, और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने लगभग 4236 जो जीव हैं उनकी जातियों का वर्गीकरण किया था। उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया था।
देखिए इस पुस्तक का जब 10वां संस्करण आया था, जो कि आपका आया था 1758 में, तो 1758 में इसका 10वां संस्करण आया था। और इसी संस्करण के आधार पर जो अभी का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो सिस्टम चल रहा है अभी, जिसको आप लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, वो इसी को आधार बनाकर किया गया है। देखिए कैरोलस लिनियस ने एक थ्योरी दी थी जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा था, यानी कि जो वर्गीकरण है उसको करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का विकास किया था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका फादर कहते हैं। तो देखिए 1758 में जो 10वां संस्करण आया था इनकी पुस्तक का, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और इसी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया था जंतु जगत का, जंतु विज्ञान का। और इसी कारण इन्होंने इसी में एक थ्योरी दी थी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसी का विकास किया था इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने, इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। देखिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को 1901 में इसके बाद कुछ इसमें संशोधन किए गए थे। 1901 में इनको मान्यता मिली और 1961 में इसमें संशोधन हुए थे, यानी कि कुछ चेंजेस किए गए थे और फिर इसे अपनाया गया था। और इसके अनुसार प्रत्येक जाति के वैज्ञानिक नाम में जो वंश है यानी कि जेनस है का नाम बड़े और जाति का छोटे अक्षर किंतु तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार जो नियम बनाया गया था वो ये था कि जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी जीव का, वो आपका साइंटिफिक नेम में वंश का नाम हमेशा बड़े से लिखा जाएगा और जो उनकी जाति होती है वो छोटे अक्षर और तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया था 1961 के संशोधन के बाद, जो इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का विकास किया था उसमें। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये ध्यान में रखना है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो विकास किया था वो किया था आपका कैरोलस लिनियस ने। 1758 में 10वां संशोधन करने के बाद उन्होंने ये विकास किया और 1901 में इसको मान्यता मिली। 1961 में इसमें संशोधन हुए और संशोधन के बाद यहाँ पर कुछ नियम आए, जिसमें ये था कि वैज्ञानिक नाम में वंश यानी कि जेनस का नाम बड़े अक्षर में और जाति का छोटे अक्षर किंतु तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका कुछ बेसिक डिटेल्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो एनिमल किंगडम है यानी कि जो प्राणी जगत है उसको दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया, इसको दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया। देखिए पहले कैटेगरी को कहते हैं यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा और दूसरा आपका किंगडम मेटाजुआ। तो इन दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो इसके अंतर्गत आपका यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव आते हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक जीव है यानी कि एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर जीव इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें किंगडम मेटाजुआ की, तो इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक लेकिन मल्टी सेलुलर जीव आते हैं, जिनमें यानी कि बहुकोशिकीय जीव आते हैं। देखिए मेटाजुआ को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो किंगडम मेटाजुआ है इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो 3 कैटेगरीज में किया गया। पहला है आपका मीसोजोआ, और दूसरा है पैराजोआ, और तीसरा है यूमेटाजोआ। तो ये ध्यान में रखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव आते हैं, दूसरा किंगडम मेटाजोआ इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर जीव आते हैं। इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला मीसोजोआ, दूसरा पैराजोआ और तीसरा है आपका यूमेटाजोआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की। देखिए जंतुओं को कशेरुदंड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 उप जगतों में बांटा गया, जिससे पहला है आपका कशेरुकी कॉर्डेटा और दूसरा अकशेरुकी यानी कि नॉन कॉर्डेटा। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्डेटास की। कॉर्डेटा की बात करें तो जो ये कॉर्डेटा वर्ड है, ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर। पहला शब्द था इसमें कॉर्ड और दूसरा है आपका एटा। तो इसके मतलब की बात करें यानी कि कॉर्ड का क्या मतलब होता है, कॉर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रस्सीदार हो, यानी कि रज्जुक या रस्सी या फिर कॉर्ड इस तरह से हो। और दूसरा एटा है, इसका मतलब होता है धारण करना। तो इसे कहते हैं कॉर्डेटा। देखिए ये जलीय यानी कि एक्वाटिक, यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं इस तरह के जीव। स्थलीय यानी कि टेरेस्टेरियल,
ज़मीन पर भी रह सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर वायवीय यानी कि एरियल यानी कि हवा में भी उड़ने वाले जीव इसमें शामिल हैं। यानी कि तीनों स्थलों पर, तीनों जगह रहने वाले, जल में, स्थल पर और हवा में, इन तीनों जगह रहने वाले जीव इसमें शामिल होते हैं। कॉर्डेटास की बात करें तो इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि इसका जो गुण है उसको कैसे डिफाइन किया गया इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, कॉर्डेटास की बात करें तो इसमें पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। दूसरा, कॉर्डेटा में यकृत निवाहिका तंत्र यानी कि हैप्टिक पोर्टल नहीं पाया जाता है, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है, यह दूसरा, ये ध्यान में रखिएगा। जो कॉर्डेटास हैं उसमें यकृत निवाहिका तंत्र, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसे हैप्टिक पोर्टल सिस्टम, HEPATICPORTL सिस्टम, तो ये इसमें पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा है आपका, इसमें श्वसन तंत्र, श्वसन क्लोम यानी कि गिल्स या फिर फेफड़े पाए जाते हैं, तो ये क्वालिटी है इसकी। नंबर 4, इसमें श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी इसकी एक खासियत है। पांचवा यहाँ पर यह है कि जो ये जंतु है, हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी समतापी यानी कि वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्म या फिर असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड, दोनों तरह के होते हैं। ये इसकी पांचवी खासियत है कॉर्डेटास की। इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो ये एकलिंगी आंतरिक या बाह्य निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, इनर या फिर आपका एक्सटर्नल, और ये दोनों तरीके से होता है। ये एकलिंगी होते हैं, इनर या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक और बाह्य निषेचन। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्धन या फिर मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये इसके जितने भी इस तरह के यहाँ पर होता है इन जीवों में। ये एकलिंगी होते हैं, आंतरिक और बाह्य निषेचन होता है इसमें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्धन इसमें होता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो कॉर्डेटास के हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है आपका कपाल यानी कि क्रेनियम, यानी कि क्रेनियम के आधार पर ही CRANIUM इस क्रेनियम इसकी स्पेलिंग है। तो कपाल की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एक्रेनिएटा, दूसरा है आपका क्रेनिएटा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका क्रेनियम है इसके आधार पर कॉर्डेटा है उसको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, तो 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, एक्रेनिएटा और दूसरा है क्रेनिएटा। बात करें एक्रेनिएटा की तो इसमें जो कपाल है वो उपस्थित रहता है, क्रेनियम है वो उपस्थित रहता है। इस समूह को पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर उपसंघों में भी बांटा गया है। नाम बता देता हूँ मैं आपको। पहला है आपका यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफोलोकॉर्डेटा। तो इसका जो एक्रेनिएटा है इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, और इसका आधार क्या है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा में कपाल उपस्थित रहता है जबकि एक्रेनिएटा में नहीं रहता है। इस समूह को का एक ही उपसंघ है जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा, जबकि जो एक्रेनिएटा है उसको 2 उपसंघों में बांटा गया था, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो वर्टिब्रेटा की बात करें जो उपसंघ इसका है, तो इसमें पृष्ठ रज्जु यानी कि पृष्ठ रज्जु को इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो जो इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो रूपांतरित होकर रीढ़ की हड्डी का निर्माण कर लेती है इस तरह के जीव में। तो जितने भी जीव क्रेनिएटा में आते हैं वो अपना नोटोकॉर्ड इनका रूपांतरित होता है और रीढ़ की हड्डी का निर्माण इसमें हो जाता है। इसको भी जो आपका वर्टिब्रेटा है, क्रेनिएटा का उपसंघ वर्टिब्रेटा, और इस उपसंघ के भी 2 कैटेगरीज हैं, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एग्नीथा, ये नाम याद रखिएगा। वर्टिब्रेटा को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो कि क्रेनिएटा का उपसंघ है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को 2 उपसंघ यानी कि सब कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एग्नीथा, दूसरा है आपका नेथोस्टेमेटा। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। एग्नीथा की बात करें तो इसमें जबड़े अनुपस्थित रहते हैं जबकि नेथोस्टेमेटा में उपस्थित रहते हैं जबड़े। तो ये है इनका बेसिक डिफरेंस।
अब आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नॉन कॉर्डेटास की। तो उसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इस संघ में ऐसे जंतुओं को रखा गया, ऐसे जीवों को रखा गया है जिनके जीवन काल में कशेरुक यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो कॉर्डेटास हैं उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जो नॉन कॉर्डेटास हैं उसमें रीढ़ की हड्डी इनके जीवन काल में नहीं पाई जाती है। देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 10 भागों में इसको बांटा गया है। ये 10 भाग कौन कौन से, हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला है आपका पेरीफेरा। पेरीफेरा पेरीफेरा की बात करें तो इस संघ के अंतर्गत असंख्य छिद्र वाले जंतु आते हैं, यानी कि जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्पंज जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से जल में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अलावा, स्पंज के अलावा, साइकेन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, ऑस्केरेला या फिर यूलेक्टला। साइकेन, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिला, ऑस्केरेला या फिर यूलेक्टला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पेरीफेरा के। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये इसका प्रमुख गुण है। अगला है आपका नंबर 2 जो है क्लासिफिकेशन में, वो है आपका प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस आपको मालूम है, आपने पढ़ा है पहले भी, इसकी क्लास भी हुई है। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें मैंने शायद पढ़ाया था इसको। तो देखिए, इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआस। नंबर 3 कैटेगरी है आपकी निडेरिया। निडेरिया की बात करें तो इस संघ में स्पंजों से अधिक विकसित जंतु आते हैं। इनके शरीर में केंद्रीय गुहा पाई जाती है, ये इसका एक गुण है निडेरिया में, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सबसे छोटा संघ है, जो जंतु जगत है उसमें ये सबसे छोटा संघ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका जंतु जगत है उसमें जो सबसे छोटा संघ है वो कौन सा है। तो निडेरिया का जो संघ है वो सबसे छोटा है। इसके अंतर्गत के कुछ एग्जाम्पल देखें तो इसके अंतर्गत आपका हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, फाइजेलिया हो गया, मूंगा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सारे जीव आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, निडेरिया सबसे छोटा संघ है जंतु विज्ञान में। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा या आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके अंतर्गत सभी तरह के कीट आते हैं। इसके अलावा ये सबसे बड़ा संघ है, यानी कि जंतु विज्ञान में सबसे बड़ा संघ है, यानी कि इसके अंतर्गत काफ़ी सारे जीव जंतु रखे गए हैं इस संघ के अंतर्गत। जितने भी कीड़े हैं, कीट्स हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्थोपोडा का, वो है कि इसमें खुला ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यहाँ पर पाया जाता है इनका। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, ये अगला यहाँ पर इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकी खासियत है ऑर्थोपोडास की। सबसे पहला इसमें कि ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है इनका, दूसरा बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, और तीसरा सबसे बड़ा संघ है जंतु विज्ञान, जंतु जगत में। तो ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो केकड़ा, मकड़ी, मक्खी, खटमल, मच्छर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं नंबर 5 की बात करें तो मोलस्का की बात करें तो देखिए, ऑर्थोपोडा में जो बाह्य कंकाल होता है वो आपका बना होता है काइटिन का, लेकिन जो मोलस्का है इसमें इनका जो बाह्य आवरण है वो बना होता है इनका कैल्शियम कार्बोनेट से। तो मोलस्का का बाह्य आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यह है इनका गुण। एग्जाम्पल की बात करें तो घोंघा, ऑक्टोपस, कैटलफिश, सीपी, जिसमें मोती पाई जाती है, देखा होगा आपने। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके मोलस्का के। नंबर 6 है आपका एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो ये खंड युक्त कृमि होते हैं, खंड युक्त कृमि एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र बटा हुआ रहता है। उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडिया कहते हैं, इसमें जो इनका उत्सर्जन तंत्र है उसे कहते हैं नेफ्रिडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनेलिडा के अंतर्गत जीव आते हैं उनमें उत्सर्जन तंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नेफ्रिडिया। देखिए, इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो काफ़ी विकसित होता है, जैसे कि जोंक, केचुआ,
नेरिस, ये सारे एग्जाम्पल है आपके एनिलिडा के। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 के जो है वो इकाइनोडर्मेटा। तो 7वां जो वर्गीकरण है नॉन कॉर्डेटा का, वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। सिलोंग युक्त जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकमेरिया, ये सारे एग्जाम्पल है आपके इकाइनोडर्मेटा के। प्लेटी हेलमथीस नंबर 8 है आपका प्लेटी हेलमथीस। देखिए इसमें फीते के समान जितने भी कृमि हैं, चपटे कृमि, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेटी हेलमथीस। नंबर 9 है आपका निमेटा हेलमथीस। इसकी बात करें तो प्लेटी हेलमथीस में आपका फीते के समान चपटे कृमि आते हैं, इसमें गोल कृमि आते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। कोई श्वसन तंत्र इसमें नहीं होता है, ना ही परिसंचरण तंत्र यहाँ पर रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स कैरिस यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 हो गए कैटेगरीज। नंबर जो 10th है उसकी बात करें तो 10वां है आपका हेमीकॉर्डेटा। देखिए समुद्र के किनारे जो जीव समुद्र के किनारे पर रहते हैं, मुख्य रूप से ये समुद्र के किनारे पर रहते हैं, और इनका जो परिसंचरण तंत्र है वो है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे कि बेलेनोग्लोसस, दूसरा है सेफलोडिस्कस। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका, खुला परिसंचरण होता है हेमीकॉर्डेटा का। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, किसी की खासियत के आधार पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि असंख्य छिद्र वाले किसके अंतर्गत आते हैं, एग्जांपल दे दिया जाएगा पेरिफेरा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निडेरिया। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर होगा पेरिफेरा। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण किस नॉन कॉर्डेटा में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण रखने वाले जीव किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मोलस्का, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा और हेमीकॉर्डेटा, ये एग्जांपल दे दिया जाए तो किसके अंतर्गत आते हैं, जो भी हमने देखा ये आता है मोलस्का के अंतर्गत। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट आपका एनिमल किंगडम। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, कैसे नामकरण होता है, कैसे डिवाइड क्लासिफिकेशन होता है इसका, और जो इम्पॉर्टेंट था कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, इसी से पूरा आने वाला है आपका। तो ये भी हमने देख लिया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।